या आपकी एबिलिटी को एनहांस करने की ट्रेनिंग है, आपकी काबिलियत को बढ़ाने की ट्रेनिंग है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले शब्दों का ज्ञान। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से शब्द कैसे बोलने हैं और किस शब्द का प्रभाव कैसे रहने वाला है, क्योंकि सारी की सारी जो आपकी ग्रोथ है वो केवल और केवल आपके नॉलेज और आपके शब्दों पर डिपेंड करती है। अगर आपके शब्द बेहतर होंगे तभी आप अपनी नॉलेजेबल चीज़ को अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। आप देखो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज होती है, उसके बावजूद भी वो प्रभावी तरीके से किसी को बता नहीं पाते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो आपको कैसे बातचीत करनी है और कैसे उसको अपने बिजनेस प्रॉस्पेक्ट तक लेके जाना है और डील को क्लोज करना है। किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन में या अपनी पर्सनल लाइफ में या सोशल लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल्स का एक पिरामिड होता है कि कोई भी चीज़ जो हम लेक्चर की तरह देख रहे हैं, सपोज आज की क्लास को मैं लेक्चर की तरह पूरा बोल दूं तो उसका आपके ऊपर प्रभाव कितना परसेंट होगा? केवल 5%। क्योंकि हमारा ना एक सॉफ्टवेयर है, हम कई सारे ऑर्गन से मिलके, कई सारे सेंसेस से मिलके एक पूरी बॉडी बने हैं। जैसे आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, ठीक है ना, नाक उसको फ्रेग्रेंस को लेती है, और जो लिप्स है वो आप देखते हैं जिससे शब्द शब्द आपके कानों तक पहुंचते हैं। तो जब कोई भी चीज़ लेक्चर के रूप में होती है तो वो केवल 5% दिमाग में रिटेन रहती है। रिटेन रहने का मतलब क्या है कि जो भी ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हैं या जो भी जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसका कितना प्रभाव, कितने प्रतिशत प्रभाव आपका उस व्यक्ति पर होने वाला है। तो 5% प्रभाव होता है जब हम लेक्चर के रूप में करते हैं और जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ते समय पर हमारी आंखें और मस्तिष्क दोनों काम कर रहे होते हैं, लेकिन लेक्चर के रूप में केवल कान उसको सुन रहा होता है और दिमाग में स्टोर कर रहा होता है। तो वो 10% प्रभाव आपके टाइम पर रहने वाला होता है। ये क्या है कि अगले 24 घंटे तक आपके पास कितना डेटा रह जाएगा। जैसे आज अगर 1 घंटे की ट्रेनिंग है तो उस 1 घंटे की ट्रेनिंग में से आपके पास जो चीज़ रह जाने वाली है वो 24 घंटे बाद कितने प्रतिशत बचेगी, ये वो ट्रैक है। फाइन, और ये साइंटिफिकली डिजाइंड चैप्टर है। अब नेक्स्ट जो बात है वो है डेमोस्ट्रेशन। किसी भी चीज़ को जब हम डेमोस्ट्रेट करते हैं, दूसरे व्यक्ति को शब्दों चीज़ों के माध्यम से समझाते हैं, तो उसका 24 घंटे में प्रभाव 20% रह जाता है। लेकिन अगर डिसीजन या ग्रुप मेकिंग के हिसाब से करते हैं तो वो चीज़ें और बेहतर हो जाती हैं। आप देखो जब भी हमारे ऑफिस में कोई भी बंदा आता है या क्लाइंट आता है तो हम पहले उससे डिस्कशन करते हैं, फिर उसको डेमोस्ट्रेट करते हैं, फिर उन टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। तो इससे उस व्यक्ति के दिमाग में वो चीज़ ज़्यादा समय तक रिटेन करती है। 24 घंटे में लगभग 50% रिटेन रहता है। और बाय डूइंग प्रैक्टिस, अगर किसी चीज़ की आप प्रैक्टिस करते हैं लगातार, तो वो 75% तक आपका डेटा आपके माइंड में स्टोर हो जाता है। ठीक है ना। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं तो जितना बेहतर तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे लोगों को बताने की, उसकी प्रैक्टिस करते 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 आप हैबिचुअल हो जाएंगे। जैसे नई बाइक हो तो कोई भी व्यक्ति आसानी से चला लेता है, लेकिन अगर बाइक पुरानी हो तो जिसकी होती है वही बेहतर चला पाता है। किसी और को देता बता देता है कि भाई इतनी ब्रेक पर रुकती है, इतनी रेस पर चलती है, इतनी किक में स्टार्ट होती है, ये टेक्निक है उसको करने की। ठीक है। और उसके बाद आ गया टीचिंग अदर्स। जब आप अपनी टीम में एक दूसरे को सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, तो उस व्यक्ति के माइंड में तो रिटेन होता ही है, प्लस आपकी चीज़ें भी प्रैक्टिस में और बेहतर हो जाती हैं। इसीलिए सेल्स की टीम में और लगातार जो टीम आती जाती है उसको ट्रेंड करने के लिए पिछले एम्प्लॉयज़ होते हैं, और पिछले एम्प्लॉय अगर बेहतर तरीके से सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तभी आप ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी से बड़ी टीम बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उनमें क्लाइंट्स की या टीम कलीग्स की ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग कैसे होती है? जो पास्ट परफॉर्मर होते हैं वही फ्यूचर परफॉर्मेंस के लोगों को ट्रेन करते हैं। तो जितना ज़्यादा बेहतर आप ट्रेंड होंगे, जितना ज़्यादा बेहतर आप शब्दों का ज्ञान रखेंगे, जितना ज़्यादा बेहतर आप चीज़ों का ज्ञान रखेंगे और सही तरीके से दूसरे व्यक्ति को सिखाएंगे, तो वो आसानी से समझ जाएगा। क्लियर? तो एक पिरामिड स्ट्रक्चर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यदि हम किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपकी छवि प्रभावशाली होनी चाहिए। द वे यू स्पीक, द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू मीट पीपल, और आपका बॉडी लैंग्वेज। देखो एक प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ, जैसा मैं करूँगा वैसा आप सब करेंगे। ठीक है। सभी अपनी 5 उंगली दिखाएं, सभी एवरीवन। 4 उंगली दिखाएं, 3 उंगली दिखाएं, थंब दिखाएं, 1 उंगली दिखाएं, इसको घुमाएं और लिप्स पे ले जाएं। कहाँ रखा आप सभी ने? कंफ्यूज हो गए ना? क्यों? क्योंकि मेरे शब्द और मेरी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं कर रही। तो जिसने यहां रखा था वो भी ठीक है, जिसने यहां रखा था वो भी ठीक है, क्योंकि किसी ने मेरे शब्दों को सुना, जिसने शब्दों को सुना उन्होंने यहां रख लिया, जिसने मुझे देखते हुए मेरी बॉडी लैंग्वेज को पकड़ा उसने यहां रख लिया, और जो कंफ्यूज हो गया वो बाद में ऐसे करने लग गया। तो हम लोगों को ना कंफ्यूज कर देते हैं, हमारे शब्द कुछ बोल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज कुछ बोल रही है। विश्वास माने कि यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनमें से 80% लोगों ने यही रखा है, केवल 20% लोग हैं जिन्होंने यहां रखा है। तो कहने का मतलब क्या है
कि आपके शब्द और आपकी बॉडी लैंग्वेज जितनी ज़्यादा प्रभावशाली होगी और जितनी ज़्यादा अलाइंड होगी, उतना बेहतर तरीके से आप क्लाइंट को बता पाएंगे। आप कभी भी नोटिस करो, जब मैं अपने किसी क्लाइंट से डील करता हूँ, पूरी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूँ, एक एक प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट करने से लेकर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने तक। उसका प्रभाव क्या होता है कि वो व्यक्ति अच्छे से कन्विंस हो जाता है, और ना केवल शब्दों के माध्यम से। मैंने क्या कहा कि हमारा स्ट्रक्चर बताता है 5% लिटरेचर, बाय रीडिंग 10%, बाय ऑडियो विजुअल 20%, डेमोस्ट्रेशन 30%, डिस्कशन इन ग्रुप 50%, प्रैक्टिस बाय डूइंग, करके प्रैक्टिस करते 75%, और टीचिंग अदर 90%। मैं अपने क्लाइंट को ऐसे समझाता हूं जैसे मैं उनको पढ़ा रहा हूं, और हर चीज का इस्तेमाल करता हूं। क्या क्या? मेरी बॉडी लैंग्वेज, जब मैं बता रहा होता हूं तो मैं फुल्ली फोकस्ड उस क्लाइंट के प्रति होता हूं। दूसरा, मेरे शब्द जो उसके कान में जा रहे हैं वो समझ रहा है, और मेरी बॉडी लैंग्वेज उसको कन्विंस कर रही है। तीसरा, ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल का मतलब क्या हो गया कि वो ऑडियो विजुअल वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है। कई बार देखो, जब मैं लैपटॉप चला देता हूँ या स्क्रीन पे चलाता हूँ, या कई बार क्या होता है कि हम उसको डेमोस्ट्रेट करके बताते हैं। मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है कि जब मैं किसी को ऑफिस में बुलाऊं और अपना डिस्प्ले यूनिट, अपना फैक्ट्री यूनिट दिखाता हूं। तो डेमोस्ट्रेट करने से क्या होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके वर्ड्स, आपका ऑडियो विजुअल और आपका डेमोस्ट्रेशन, और आपकी प्रैक्टिस बाय डूइंग कि आपने कर करके प्रैक्टिस की हुई है, प्लस आप सही तरीके से उस व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि आपके शब्दों की नॉलेज के साथ साथ, देखिए, प्रोडक्ट की नॉलेज होना एक बात है, प्रोडक्ट की नॉलेज के साथ साथ उससे रिलेटेड आपकी बॉडी में वो आर्ट होना कि आप किसी को प्रभावित कर सकें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और फिर उसके बाद में आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ आपका ड्रेसअप सेंस, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताता हूं कि बॉडी लैंग्वेज का जो प्रभाव होता है ना, वो इतना होता है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से रीड कर लेता है। जैसे याद करो बचपन का वो टाइम जब आप स्कूल में बंक मारते थे, मतलब स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन घर पे ये बोल के आते थे कि स्कूल जा रहा हूं। तो उस टाइम क्या होता था कि हमने पेरेंट्स को बोला कि मम्मी ने वैसे ही पूछ लिया कि आज स्कूल में क्या रहा, तो आपने जिस तरीके से उनको एक्सप्लेन किया ना, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के समझ जाती है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है। टीचर जब क्लास में बैठे हुए बच्चों को देखता है तो समझ जाता है किसने होमवर्क किया, किसने नहीं किया। यस और नो? अगर टीचर ने ये पूछा कि तुम कहाँ थे उस पीरियड में, तो आप बताओगे कि जी वो दूसरे सर ने कोई काम दिया था, या मैं इस सर का ये काम कर रहा था, या मुझे इन सर ने इस काम के लिए भेजा था। तो वो टीचर आपकी बात करते के साथ ही समझ जाता है कि सच बोल रहा है या नहीं। आपने अपने स्कूल में कुछ ऐसी एक्टिविटी की कि आप घर आए तो आपकी मम्मी को शक हो गया कि बता क्या हुआ आज, टीचर ने मारा है या तूने किसी को पीटा है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ें आ जाती हैं। बॉडी लैंग्वेज और आपका तरीका है बोलने का, गेस्चर है, उसका प्रभाव 35% होता है। 38% जो होता है वो वॉइस का टोन, टेम्पो और मॉड्यूलेशन का होता है। टोन, टेम्पो, मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है कि आपने जो उससे बोला, उससे कहीं उसकी ईगो तो हर्ट नहीं हो गई, केवल बोलने के तरीके से। जैसे एक वर्ड बता रहा हूं, अच्छा। अब अच्छा जो वर्ड है, इसको किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया, इस पे डिपेंड करता है कि उसको क्या समझ में आया। जैसे कहा अच्छा, कि मतलब मुझे तो ये पता ही नहीं था। यस और नो? अब बोला अच्छा, अच्छा और अच्छा कि मेरे सामने और समझ पड़ रहा अच्छा मतलब हमें बताएगा तू अब। अच्छा मतलब कि सच में मुझे नहीं पता था ये। तो एक ही शब्द को जिस प्रभाव से बोलेंगे, उससे पता लग जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति को आप कितना प्रभावित कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके शब्द केवल 7% काम करते हैं, और उन शब्दों को किस प्रभाव से आप बोलेंगे उस पर निर्भर करेगा कि सामने वाला व्यक्ति आपसे कन्विंस होता है या नहीं। कई बार आपने एक शब्द अगर एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो उसका प्रभाव बदल जाएगा। सर मैं आपको बता रहा हूं, ये सर मैं आपको बता तो रहा हूं, ये क्या एहसान, सर मैं आपको बता तो रहा हूं। कहा भाई तू ऐसा है, अपनी किताब बंद कर और निकल ले यहां से, चल। सर मैं आपको बता रहा हूं, सर मैं आपको बताना चाहता हूं, सर मैं आपको समझाना चाहता हूं, सर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक्सप्लेन तो कर रहा हूं, मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, बता रहा हूं। तो क्या हो गया, आपने जो शब्द बोले हैं उस शब्द को किस टोन, किस टेम्पो, किस स्पीच के साथ बोलेंगे, उसका पर्पस क्या होगा, और साथ में आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। ठीक है? जब आप सामने वाले व्यक्ति से मिलते हैं ना, तभी वो देखो, कभी भी दो व्यक्ति आपस में मिले तो उनकी तुलना एक बराबर नहीं होती। एक बराबर ना होने का मतलब क्या है कि वो आप में से मिलते के साथ ही डिसाइड कर लेगा कि इस व्यक्ति से मुझे अगर मिलना है तो ये मुझसे कितना दब रहा है।
ऐसा क्यों होता है कि वो आपके किसी सीनियर से मिलता है तो वो दब जाता है, कई बार वो सीनियर पर भी हावी हो जाता है, और कई बार आपके ऊपर हावी रहता है, क्योंकि आपका मिलने का जो तरीका है ना, वो दबा हुआ कुचला हुआ एकदम ऐसा तरीका है, जी मैं तो अपनी कंपनी का सबसे छोटा बंदा हूँ, मैं कोई डिसीजन मेकर नहीं हूँ, मेरे पास कोई राइट नहीं है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, इसीलिए मैं आपसे मिल रहा हूँ, तो आप मुझे दबा लो। ध्यान है, लेकिन जो उससे आपसे सीनियर मिलता है कोई, उससे उसको नहीं दबा पाता। तो तरीका क्या है कि जिन शब्दों से आप बात करते हैं, सर जी नमस्ते सर, सर मैं वो बोल रहा हूँ मनीष, तो आप पहले ही उससे दब के बोल रहे हैं, क्या हाँ हाँ मनीष बोलो, सर नमस्कार मैं मनीष बोल रहा हूँ, हाँ जी मनीष जी। समझे, कम्युनिकेशन में आप जब दबते हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप उस व्यक्ति के अंडर आ जाते हैं, और जैसे ही आप किसी के अंडर आएंगे तो वो अपनी अथॉरिटी आपके ऊपर शो करेगा। अब बात आई थी जब पर्सनल 1-to-1 मिलते हैं तो हमारा मिलने का प्रोसेस क्या होता है और तरीका क्या होता है। आप आओ। जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं ना, देखो एक थॉट प्रोसेस केवल मिलने और पहुंचने तक में डिसाइड हो जाता है कि ये बंदा किस लेवल का है। तो मिलने का सबसे पहला प्रभाव क्या होता है, जो एक ना विजन कहते हैं, शॉर्ट विजन और लॉन्ग विजन। जो लॉन्ग विजनरी लोग होते हैं ना, वो दूर से पहले सारे डिस्टेंस को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं और डिपार्टमेंट में जाने पर आपको चपरासी रोक लेता है, इसका मतलब आप लॉन्ग विजन नहीं, आप शॉर्ट विजन पे काम करते हो। आप ऐसे बावड़ों की तरह देखते हुए आते हो कि ये सुरेश जी का सर वो है क्या यहाँ पर। और जो स्मार्ट लोग होते हैं वो दूर से ही ऑब्जर्व कर लेते हैं कि भाई ये रास्ता है, ये गेट है, यहाँ पियोन बैठा है, ये नंबर प्लेट लगी हुई है। वो सीधे रॉकेट की तरह जाते हैं और अंदर, अनलेस और अनटिल की वो रोक पाए उसको। यह एक बात बता रहा हूं मैं आपको, इसमें भी बॉडी लैंग्वेज का बहुत प्रभाव होता है। फिर होता है प्रभाव जब किसी से मिलते हैं, जैसे आप मुझसे अगर मिलने आए हैं और आप एक सेल्स एंड मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव हैं, तो कैसे मिलेंगे, आ जाओ मिलो मुझसे। हेलो सर, आई एम दिनेश पांडे फ्रॉम काइबेक्स एडवेटर। ठीक है, आप आओ। हाय गुड आफ्टरनून सर, मैं दिनेश, मैं टास्क किचन से आया हूँ सर। ठीक है, आप आ जाओ। सो द वे यू मीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कितना प्रभाव कर पाएगी। सर आई एम दीपक फ्रॉम काइबेक्स। ओके, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं बताता हूँ आपको राइट तरीका क्या होता है। कई बार क्या होगा कि जब आप किसी से मिलेंगे और आप कॉन्फिडेंस दिखाने के चक्कर में आप हल्का सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो जो आपके कदम, आपकी दूरी, आपके मिलने का तरीका, आपका हाथ मिलाने का तरीका, आपकी टोटल ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, वो डिसाइड करेगी कि आप सामने वाले व्यक्ति को कितना प्रभावित कर पाएंगे। और ये सिर्फ माइक्रो सेकंड की गेम होती है। माइक्रो सेकंड की गेम में ही वो बंदा समझ जाता है कि किस लेवल का बंदा है। ठीक, कई बार अपनी काबिलियत से ज्यादा दिखाने के चक्कर में भी आप गलत प्रभाव डाल के आ जाएंगे। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जहां ब्यूरोक्रेसी होती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो किसी कंपनी का डायरेक्टर है, तो वो मिलेगा तो वो समझ जाएगा कि किस लेवल का आदमी है। चलने फिरने उठने बैठने के तरीके से पता लगा लेगा कि ये किस लेवल की अथॉरिटी रखता है। तो जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं उससे मिलने के साथ साथ किस तरीके से आप प्रभावित करेंगे। और सिंपल, आप नेचुरली जितना मिलेंगे, जितना ओवर रिएक्ट करके मिलेंगे, उतना आपका प्रभाव खराब हो जाएगा। तो राइट तरीका है, अगर व्यक्ति आपकी एज से, उम्र से काफी बड़ा है और वो उसके चेहरे और हवाओं से लग रहा है कि बहुत सम्मानित व्यक्ति है, तो उससे आप ऐसे भी मिल सकते हैं, सर नमस्कार, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा सर नमस्कार, ऐसे करके भी मिल सकते हैं। या अगर वो शेक हैंड कर भी रहा है तो हम शेक हैंड कर लेते हैं, बड़े सॉफ्टली, जेंटली। और जब शेक हैंड करते हैं तो ना तो बहुत देर तक पकड़ेंगे, ना बहुत कम पकड़ेंगे, और ना बहुत ज्यादा हिलाएंगे और ना ज्यादा ताकत लगाएंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ताकत से मिलने से ना एनर्जी फील होती है, कुछ नहीं फील होती, बेइज्जती हो जाती है एक तरह से, ठीक है। और मिलने के साथ में जैसे बहुत से होते हैं, और भाई क्या हाल है, यूं मिले फिर दूसरे को पकड़ लिया, और भाई क्या हाल है, फिर दूसरे को पकड़ लिया। तो ये गलत तरीका होता है। एटलीस्ट 2 और 3 सेकंड उसके फेस को आइडेंटिफाई करो, अच्छे से मिलो और शेक हैंड करो, और चेहरे पर अच्छी स्माइल होनी चाहिए, आंखों में आंखें मिली होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिना किसी नेगेटिव एटीट्यूड के। जैसे भाव होते हैं, जैसे आपके व्यक्तिगत भाव होंगे ना, वैसा भाव सामने वाले व्यक्ति से मिलने से पता लग जाएगा। जितनी एनर्जी से उसने मिला है उतनी एनर्जी के साथ उससे शेक हैंड करें, और साथ में आई कांटेक्ट जरूर बनाएं, ठीक है। ज्यादातर देखो कि सामाजिक संस्थाओं में जब कोई व्यक्ति मिलता है तो वो सामाजिक दायरे को फॉलो करता हुआ मिलता है और झुक जाता है, क्योंकि वो सामाजिक प्रतिक्रिया है। लेकिन प्रोफेशनलिज्म में जब हम मिलते हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर के साथ में आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, और जो टोन है ना वॉइस की, वो ना तो बहुत कम और ना बहुत तेज। क्योंकि आप ये अंदाजा लगाओ कि एक व्यक्ति इतनी सी दूरी पर खड़ा है तो कितनी आवाज में बोलना है, तो आपकी टोन टेम्पो बढ़िया होनी चाहिए,
टेम्पो ऑफ वॉइस, वॉल्यूम। देखो टोन और टेम्पो में अंतर है। टेम्पो का मतलब है उस शब्द को कितनी दूरी, कितने लंबे ड्यूरेशन में आप बोलते हैं। टोन का मतलब किस तरीके से बोलते हैं, किस मिठास से, है ना। जैसे बहुत से बोलते हैं सर जी नमस्कार, तो वो खींच के बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेम्पो। और टोन का मतलब हो गया जिस एटीट्यूड में बोला, ये बड़े शान के एटीट्यूड में, आरामदायक तरीके में, सर जी नमस्कार, सर नमस्कार, है ना। तो टोन एंड टेम्पो। फिर वॉल्यूम, ना तो बहुत धीमे, सर नमस्ते, आपने मन में ही बोले वो है क्या, मन मन में ही मार लिया नमस्ते को अंदर ही, तो वो नमस्ते आपके उसके प्रभाव में जाना चाहिए। नमस्ते है या गुड मॉर्निंग है या गुड इवनिंग है। और ज़्यादातर प्रोफेशनल लोगों से, जो ऊपर के प्रोफेशनल लोग होते हैं, एक सामान्य प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव से ऊपर के जो लोग होते हैं ना, वो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते ही नहीं है। वो नहीं कहते गुड मॉर्निंग सर, मैं ये बोल रहा हूँ, गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं, गुड, वो सीधी सीधी बात करते हैं, रमेश जी नमस्कार। तो इससे कनेक्ट और मजबूत होता है और पता लगता है कि आप भी एक अथॉरिटी वाले बंदे हैं। सामने वाले व्यक्ति को सबसे मीठा शब्द जो लगता है उसका नाम होता है, तो हर व्यक्ति को उसके नाम से रिप्रेजेंट करें और स्माइल फेस के साथ करें। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन में हाउ, वाई एंड व्हाट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्यों बोलना है, क्या बोलना है और कैसे बोलना है। क्यों बोलना है, हम जिस काम के लिए गए हैं उसके बारे में बोलना है। क्या बोलना है, अपनी कंपनी के को प्रेजेंट करना है। और कैसे बोलना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, या उससे डील करने का, या अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने का, या अपनी कंपनी के बारे में बताने का। और वो कब होगा, जब वो सुनने के लिए तैयार होगा। आप गए सामने वाले व्यक्ति का, हाँ बोलो, वो मोबाइल में लगा हुआ है, हाँ 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 सुन रहा हूँ बोलो, और आप बोले जा रहे हैं अपनी कहानी, बोले जा रहे हैं, उसके आपके शब्द उस पर कुछ प्रतिशत जाएंगे, क्योंकि वो उसका माइंड एंगेज है किसी दूसरी एक्टिविटी, वो मेल कर रहा है, टाइप कर रहा है, लिखे जा रहा है, लैंडलाइन फोन पे रखा हुआ, हाँ हाँ बोलो, इशारे नहीं करते थे बहुत से। और आप अपनी कहानी शुरू कर देते, नहीं कि सर कर लीजिए, आप बात कर लीजिए, अभी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन मतलब लेट देम थिंक, लेट देम फील एंड लेट देम एक्ट। ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। लेट देम थिंक, जो आप बोल रहे हैं उस बात पर वो सोचे, है ना। आप बोल रहे जी मैं काइबेक्स एलिवेटर से आया हूँ, और वो कह रहा अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ भाई वो गाड़ी वहाँ भेज देना, वो आपकी बात सुन ही नहीं रहा। सबसे पहले क्या करना है, लेट देम थिंक, जो बात आपने उसको बताई है वो उस पर सोचे, पहले उस पर विचार करे। जब विचार करेगा तभी आप उस व्यक्ति को सही तरीके से बात को बता पाएंगे। एंड लेट देम फील, कि जिस प्रोडक्ट या जिस सर्विस के लिए आप उसके पास गए हैं उसकी फीलिंग उसके अंदर आनी चाहिए कि मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ, इस बारे को फील करना चाहता हूँ, ठीक है। एंड लेट देम एक्ट, कि जो आपने उसको प्रतिक्रिया दी है, जो उसको काम दिया, जो चीज़ें बताई है, उस पर वो एक्ट करे, मतलब उसके बारे में वो आप डिसीजन लेने के लिए हो, चाहे वो आपके डिस्प्ले पर आए या कैटलॉग पर आपसे डिस्कस करे, है ना। आप गए, आपने पूरी कहानी कर दी, उसने लेके साइड में रख दिया। तो आज के समय पर जो कॉर्पोरेट्स हैं वो डिजिटल कैटलॉग पर काम कर रहे हैं, वो फिजिकल कैटलॉग पे नहीं कर रहे। डिजिटल कैटलॉग के दो फायदे हैं। नंबर वन, कि सामने वाले व्यक्ति का डायरेक्ट मोबाइल नंबर आपको मिलता है कि सर वी आर अमेरिकन कंपनी, वी फॉलो द डिजिटल प्लेटफॉर्म सिस्टम, सो आई एम गोइंग टू शेयर माई कैटलॉग टू यू ऑन योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो वो व्यक्ति आपको नंबर देगा, नहीं तो किसी ना किसी का नंबर देगा, तभी तो लेगा कि सर मैं आपको सारा डिटेल व्हाट्सएप कर देता हूँ। आज विजिटिंग कार्ड का कल्चर खत्म हो गया है। मेरे कोर्ट में हर बार ड्राई क्लीन पे जाता है तो उसमें बहुत सारे विजिटिंग कार्ड होते हैं, और बिलीव मी कि मेरे को अगर किसी को नंबर देना नहीं है तो मैं उसको विजिटिंग कार्ड दे देता हूँ, पता है वो गायब हो जाएगा, कहीं ना कहीं खो जाएगा। या किसी को नंबर देना है और वो व्यक्ति मेरे लिए वैल्यूएबल है तो मैं उसको कॉन्टैक्ट नंबर रिंग करके देता हूँ, या कहता हूँ आप रिंग करो सर, मैं भी आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, ताकि क्योंकि मैं ट्रेनिंग्स में रहता हूँ तो आपका नंबर मिस ना हो, और मिस हो जाए तो मैं आपको बैक कॉल कर लूँ। अनवांटेड नंबर बहुत होते हैं ना, तो लेट देम थिंक, उसको सोचने पर मजबूर करो कि जो बात आप बोल रहे हैं उसके बारे में क्या है। एंड लेट देम फील, कि वो चीज़ जो आप बता रहे हैं उसको वो फील करे कि मैं इस व्यक्ति से ये प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हूँ। और लेट देम एक्ट, कि जो आपने बताया उस पर वो निर्णय ले, तो समझ लीजिए आपका कॉन्सेप्ट सही तरीके से उस व्यक्ति के माइंड तक गया है, ठीक है जी। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले विजुलाइज योर सक्सेस। आप ये सोचकर मिले कि मैं इस व्यक्ति से डील करने गया हूं और 100 में से 99.9% संभावना है कि मेरी डील होगी। होते नहीं है, बहुत से बड़े नेगेटिव माइंड के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं, क्या करते हैं, ए लेना वेना इसको है नहीं, तो पहले ही माइंड मेकअप कर लेते हैं, अरे इसके तो बस की नहीं है, अरे इसका तो बजट नहीं है। आपको पता उसका बजट नहीं है। आप साउथ इंडिया में चलो, हर आदमी आपको गरीब ही दिखाई देगा, धोती बांध रखी है, शर्ट बुन रखी है, इतनी इतनी बाजू में, एक पेन लगा रखा है 5 रुपए वाला। फिर वो बात करेगा कि ठीक है कितने करोड़ का तुम्हारा प्रोजेक्ट है, मैं इतने करोड़ लगाने के लिए तैयार हूँ।
मैं साउथ इंडिया में, मैं चेन्नई में जाता हूँ, जब जाता हूँ और लोगों से मिलता हूँ तो इतने साधारण लोग हैं कि नीचे वो सैंडल वैसे पहने हुए हैं नॉर्मल, धोती बांधी हुई है एक सिंपल वाइट, और शर्ट मोड़ के इतनी की हुई है, पेन यहाँ पे रखा हुआ है, मैक्सिम रेनोल्ड्स का या वो 2 रुपये वाला स्टिक वाला पेन आता है वो रखा हुआ है। और जब डील करते हैं तो कितने का शोरूम है, 70 लाख रुपए का, ठीक है 35 लाख का यूं चेक काटा यूं दे दिया उसने। तो आपका विजुअलाइजेशन ऐसा होना चाहिए कि आप पहले से ही उस डील को जीतने जा रहे हैं, और प्रिपरेशन कि आपके पास पूरा होमवर्क होना चाहिए। समझदार लोग क्या करते हैं, जिस व्यक्ति से मिलने जाते हैं उसकी बायोग्राफी भी निकाल लेते हैं। शुरुआत केवल काम से नहीं करते, उसकी प्रोफाइल के बारे में, उसके ऑफिस में जाते हैं कि सर ऑफिस बहुत शानदार बना हुआ है, और इतना भी नहीं बोलते कि वो ओवर हो जाए, वो कहे वो भाई ऐसा है, अपना प्रोजेक्ट बता दो। तो वो तारीफ भी किसी की करते हैं, वो बड़े साइलेंटली बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से उसकी तैयारी करते हैं। फिर उसके बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। चीज़ें केवल प्रैक्टिस से आती हैं, जितना बेहतर तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर तरीके से आप किसी भी व्यक्ति को सही तरीके से प्रभावित कर पाएंगे। कुछ लोग आपके शब्दों से प्रभावित होंगे, कुछ आपकी बॉडी लैंग्वेज से होंगे, कुछ आपकी कंपनी से होंगे, कुछ आपके प्रोडक्ट से होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिसका आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर लो, उनको वो प्रोडक्ट लेना था वो ले लेंगे, आपकी जगह वो रामू शामू भी चला जाएगा तो वो भी डील कर लाएगा, क्योंकि उसको वही लेना था। इंपॉर्टेंट तो वो है जो वो प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता था, आप मिलके आए, आप प्रभावित करके आए और वो लेने के लिए तैयार हो गया। ये असली कला।